क्वेश्चन 144 इन्होंने क्या कहा है हमें यहाँ पर, इफ़ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ए और बी क्या है मेरे दो यूनिट वेक्टर हैं और ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको ये बताना है कि सी वेक्टर किसके पैरेलल होगा। इन्होंने कहा कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर को मैं क्या मान लूँ, आई कैप मान लेती हूँ, बी वेक्टर को क्या मान लूँ, जे कैप, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है आपके पास। ठीक है, इन्होंने दे क्या रखा है कि ए प्लस जे यानी आई प्लस जे मल्टीप्लाई में ए क्रॉस बी यानी आई क्रॉस जी, किसके इक्वल दे रखा है, सी के। अब हमें पता है कि आई जे के, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आई क्रॉस जे क्या होगा आपका, के होगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो के क्रॉस जे क्या होगा आपका, माइनस आई होगा। और हमें ये भी पता है कि इनकी वेक्टर प्रोडक्ट सेम के साथ से अगर आई क्रॉस आई है तो वो क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आई प्लस जे एज इट इज आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा इक्वल टू सी वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो जाएगा आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के इक्वल टू सी वेक्टर। आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है तो क्या होगा, माइनस जे वेक्टर प्लस जे क्रॉस के, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आई वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। आई को पहले लिख देते हैं, आई वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ही है, माइनस जे वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, तो सी की वैल्यू क्या आई, ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि सी पैरेलल होना चाहिए, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर खुद के तो पैरेलल होता ही है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर सी किसके पैरेलल होगा, ए माइनस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 145 इन द इंटरवल 0 to 5 पाई क्लोज इंटरवल है ये, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने दिख रहा है हमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक बार मैं साइन एक्स को y मान लेती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, सम करें तो -7 आना चाहिए, प्रोडक्ट करूँ तो 6 आना चाहिए, 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है हमारे पास कि आप क्या करो, फैक्टर्स बना लो, फिर जो यहाँ पर है x² या y² कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -2 और -1/3। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे डायरेक्ट मेरे पास, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, साइन बदल दो, और एक वैल्यू आ जाएगी y की 1/3। ठीक है, और y किसके इक्वल है, साइन x, इसका मतलब साइन x की वैल्यू 2 है और साइन x की वैल्यू 1/3 है। अब साइन x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन x है, साइन हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 1 से -1 के बीच में लाई करता है, तो 2 वैल्यू नहीं ले सकता ये। अब आप ये बताओ 0 से 5 पाई क्लोज इंटरवल में अब साइन x इक्वल टू 1/3 कितनी बार होगा, मतलब x 1/3, x की मैं क्या वैल्यू लूँ कि मुझे 1/3 आ जाए। देखो आप यहाँ पे हमें पता है कि ग्राफ होता है हमारा साइन का, ठीक है, इसे चलता रहेगा, ये यहाँ होगा 0, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, आगे 6 पाई, लेकिन हमें 5 पाई तक ही लेना है सिर्फ। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है ऊपर हाईएस्ट 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। अब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखो ये ग्राफ कैसे कट हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है, इसका मतलब हमें x की 2 वैल्यूज़ के लिए साइन x की सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि x की मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेगी जिसके लिए साइन x क्या हो जाएगा 1/3। देखो 1/3 क्यों बोल रही हूँ मैं कि 1/3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 से छोटी है, तो इसी रीज़न में लाई करेगी। ठीक है, तो एक तो मान लो यहाँ पे कहीं 1/3 आपका, तो 2 वैल्यू यहाँ मिलेंगी, 2 वैल्यू सेम यहाँ मिल जाएंगी, और 5 पाई सेम 2 वैल्यू यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी हमें 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें 6 मिल जाएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 146 एक f फंक्शन है रियल से रियल, इस तरह से है कि f(1) 2 है और f(1) 6 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप देखो डैश दे रखा है तो डेरिवेशन का रोल होगा यहाँ पर, तो डेरिवेशन कैसे करें हम, इसको y के इक्वल ले लेते हैं। अब यहाँ पावर दिख रही है हमें, वेरिएबल पावर, तो क्या करते हैं हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो दोनों तरफ log लूँगी तो ये बन जाएगा log y log लिमिट x टेंड्स टू 0 f(1) + x बाई f(1) की पावर 1/x। log क्या करेगा, इस पावर को आगे भेज देगा। ठीक है, अब आप देखो
हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट को आगे ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और फिर x हमें अंदर लेना पड़ेगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर हमने log लगा दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया, f(1 + x) बाय में f(1) डिवाइडेड बाय x तो साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि लिमिट लगेगी x के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है log m/n किसके इक्वल होता है, log m - log n, ठीक है। तो यहाँ से ये हटा दूँ और ये बन जाएगा log m - log n। ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका इधर चल रहा है log y, ठीक है। इसका आप कर दो, पहले पुट करेंगे, x को 0 पुट करूँगी तो क्या बनेगा यहाँ पर f(1) कितना है मेरा 2 है, तो क्या आ जाएगा log 2। सेम चीज़ यहाँ पे, ये भी क्या बन जाएगा -log 2, log 2 - log 2 पर बना 0 और x क्या है 0 है, तो 0/0 फॉर्म बन गई है। तो और 0/0 फॉर्म तो क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है हमारी, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो क्या करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं एल हॉपिटल रूल लगा के, तो इसका डेरिवेशन तो बन जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है। और इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेशन होगा 1/f(1 + x) और f का डेरिवेशन हो जाएगा f'(1 + x)। f(1) तो मेरा 2 है, पुटी कर देती हूँ यहाँ पे, log 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा इसका 0 और x का डेरिवेशन क्या हो गया 1 हो गया। अब पुट करें x की जगह 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/f(1), f(1) कितना है 1/2 और f'(1) कितना है हमारा 6 है, ये आ गया 6, ठीक है। इधर चल रहा है 1/y dy/dx, 2 3 = 6, ठीक है। अब dy/dx इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हमें एक तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, ये हमने कर दिया वैल्यू फाइंड, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ अभी यहाँ देखो आप एक काम करो, तुम इंटीग्रेशन कर देना, चलो ऐसे कर लो आप, वरना हम यहाँ पे सिंपल डेरिवेशन चलाते हैं, यहाँ पे आप log y ले लो, इस तरफ हम डेरिवेशन नहीं करते, ठीक है। डेरिवेशन सिर्फ इस वाले पार्ट पे, देखो एक्चुअली क्या किया हमने, मैं रिपीट करती हूँ, हमने log y लगाया यहाँ पर, दोनों तरफ log ले लिया, 1/x आगे आ गया, फिर लिमिट हमने चेंज कर दी यहाँ पर, फिर हमने लिमिट पुट करके देखा, लिमिट को सोल्व करें, डेरिवेशन नहीं कर रहे हम, ठीक है। हमने डेरिवेशन नहीं किया, थोड़ा सा गलत हो गया, हमने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं किया, हमने लिमिट को सोल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे 0/0 फॉर्म थी तो लिमिट कैसे सोल्व होगी, एल हॉपिटल रूल लगा के log y यहाँ चल ही रहा था, तो क्या चीज़ आ चुकी है मेरे पास, log y 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर इसके नीचे कुछ भी बेस है तो नेचुरल log लेके चलेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर e⁻3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147 में क्या कहते हैं, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। तो आप ये बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आपको दिख रहा है सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम कैसे पता चला हमें, क्योंकि इधर सब क्या है आपके 0 है, ठीक है। जो होमोजीनियस सिस्टम होते हैं उसके 2 तरह सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन बोल दे, ट्रिवियल सोल्यूशन बोल दो, और यूनिक सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा, इसका x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा, ठीक है। और एक होते हैं इसके इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, क्योंकि इस केस में नो सोल्यूशन वाला केस नहीं होता, सोल्यूशन तो आपको हमेशा ही मिलेगा। इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस का मतलब क्या है कि इसकी जो रैंक है वो क्या आएगी, लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी 3 से कम आएगी, या फिर इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर 1 1 -1 3 -α -3 1 -3 1, ठीक है। इसकी जो रैंक है, ठीक है, इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम आएगी, 3 से कम आने का मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप तो बस मैंने समझाया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर होमोजेनियस सिस्टम है और नॉन जीरो सोल्यूशन है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बस आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, इसको ऐसे और इजी भी कर सकते हैं, हम ऐड कर दें C1 और C3 को, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे सोल्व कर लेते हैं। 1 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा -α प्लस -9, फिर आएगा -1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 + 3, फिर आएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा -9 प्लस α = 0, तो ये आएगा -α -9 + 6 -6
प्लस 9 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा, कट नहीं होगा ये, ठीक है। -9 प्लस 9 कैंसिल, -6 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4th वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 148, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हमें बताना है कि इसने कहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इक्वल है, तो आप n की वैल्यू बताओ। हमें पता है जनरल टर्म क्या होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। NCR, अगर मान लो मेरा x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है तो क्या होगा? x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है कि हमें देखो ये है मेरा एक्सपेंशन 2 प्लस एक्स की पावर x/3 की पावर n, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी? NCR x की पावर मतलब 2 की पावर n माइनस r और x/3 की पावर r, ठीक है। मुझे तो क्या चाहिए? x की पावर 7 का कोफिशिएंट, यानी r की जगह 7 पुट करना पड़ेगा। r की जगह 7 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये NC7 2 की पावर n माइनस 7 1/3 की पावर 7, ठीक है। x की पावर 7 लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये कोफिशिएंट ले रहे हैं हम उसका, और इसका कोफिशिएंट किसके इक्वल है? x की पावर 8 की। तो x की पावर 8 कब बनेगी? जब मैं r को क्या लूँ? 8 लूँ, तो ये आ जाएगा NC8 2 की पावर n माइनस 8 और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 8, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको हम। ये हो जाएगा हमारा, ये 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है, इसका मतलब 1 3 यहाँ बच जाएगा, ये कट कर दिया मैंने, ठीक है। 1 3 यहाँ बच गया। ये 2 की पावर -7 और 2 की पावर n माइनस 8 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर n माइनस 7 -1, ठीक है। तो अब 2 की पावर इस -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/2 हो जाएगा ये। अब ये क्या होगा आपका? यहाँ से ये कट हो गया, ये 2 बच गया हमारा। तो देखो क्या आ चुका है? NC7 2 वहाँ चले जाएगा और यहाँ बच गया NC8, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो। पहले मैं सिंपल करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 n फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 8 फैक्टोरियल क्या लिख सकती हूँ? 8, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ n माइनस 7, एक कम करूँगी तो n माइनस 8 फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर? 8 ये बचा, 8 दूनी 16 और n माइनस 7 वहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 7 n, कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है हमारा, ये 3 भी रह गया, ठीक है। एक 3 यहाँ बचा हुआ है ना, तो ये 3 भी यहाँ जाएगा तो 6 हो जाएगा ये, और 6 8 जा 48 हो गया ये, 48 और 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है ऐसा करने का? देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको NC7 NC8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला पता है, एक रिलेशन होता है हमारे पास, क्या? NCR माइनस 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? देखो याद कैसे रखोगे? एक का फ़र्क होना चाहिए r के अंदर, एक का फ़र्क है, तो जो कम है r माइनस 1 उसके सामने तो लिख दो r, और ऊपर क्या लिखना है? n में से कम वाला माइनस कर दो r माइनस 1। तो यहाँ पे ये चीज़ करेंगे 7 और 8, एक का फ़र्क है, तो जो कम है उसके सामने क्या लिखना है? r लिखना है, बड़ा वाला यानी 8, ठीक है। नीचे क्या आएगा? n माइनस 7 इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? सॉरी 6 था यहाँ पर, फिर गलती कर रहे हैं हम, 6 था यहाँ, तो कट मत करो आप। ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 6n माइनस 42, माइनस 42 उधर जाके प्लस, कहीं कैलकुलेशन अभी गलत हो रही है हमारी, NC7 यहाँ 6 था, ठीक है। इधर 1/6 होगा, 1/6 और 6 8 जा, ये क्या हो जाएगा हमारा? 6 8 जा 48 इज इक्वल टू n माइनस 7, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहता वो सिंपल सोल्व भी कर लो आप, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149। 149 हमें क्या कहता है कि अगर a प्लस बी 225 डिग्री है तो आप इसकी वैल्यू बताओ। कोट a कोट b अपॉन 1 प्लस कोट a 1 प्लस कोट b। तो कोट a कोट b देख के मुझे फॉर्मूला याद आ गया, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ कोट अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो कोट a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? कोट 225
45 डिग्री। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकती हूँ, कोट 180 प्लस 45 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे 180 पे नो चेंज, तो ये तो बन जाएगा कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री का मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोट ए कोट बी -1, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोट बी, और ये -1 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +1। तो यहाँ से मुझे याद आया था ये कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी। ठीक है, अब देखो आप इसको सोल्व करें। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कोट, देखो ये ऊपर तो बनेगा कोट ए कोट बी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी इन दोनों की आपस में, तो 1 की मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट ए। कोट बी से करवाऊंगी तो बन जाएगा कोट बी प्लस कोट ए कोट बी। ठीक है, कोट ए प्लस कोट बी क्या वैल्यू है, ये रही 1 प्लस कोट ए प्लस कोट बी। 1 प्लस कोट ए प्लस कोट बी है, कोट ए प्लस कोट बी की वैल्यू सेम ही है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस कोट ए प्लस कोट बी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 1/2। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 150 क्या कहते हैं कि इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 1 2, एक सर्कल है 1 2 पॉइंट से पास हो रहा है और इंटरसेक्ट करता है इस सर्कल को, और कैसे कट करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, वो 1 2 पॉइंट से पास हो रहा है और वो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, यानी मतलब ये टेंजेंट्स हो गए, ये दोनों टेंजेंट्स हो गए। सर्कल्स के बीच का एंगल का मतलब क्या होंगे, टेंजेंट्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको सेंटर से ही ज्वाइन कर लो, ये ऐसे ही जाएगी आपकी। ठीक है, तो यानी ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या आपका 90 डिग्री है। ये हमने सेंटर्स ले लिए दोनों के, और पासिंग पॉइंट जो है इस सर्कल का वो क्या है, 1 2 है। इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 एंड इंटरसेक्ट दिस ऑर्थोगोनली देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का लोकस फाइंड करना हमें, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल की, ये जो सर्कल का सेंटर है जब घूमेगा ये इस कंडीशन के साथ, तो क्या पाथ कवर करेगा आपको वो बताना है। ठीक है, अब आप देखो, इन्होंने कहा एक सर्कल है, ठीक है, हमने ये वाला सर्कल ले लिया वो, तो इसका सेंटर तो क्या है 0 0, और रेडियस क्या है इसकी 2, रेडियस है इसकी 2। ठीक है, अब इस वाले सर्कल का सेंटर हमें पता नहीं है, इस वाले सर्कल का सेंटर हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। ठीक है, एक पासिंग पॉइंट दे रखा है सर्कल का, तो मैं वही ये पॉइंट मान लेती हूँ। सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 एंड इंटरसेक्ट दिस ऑर्थोगोनली। इसमें अब जरूरी नहीं है, देखो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकते कि मैं यही वाला पॉइंट मानूँ 1 2, क्योंकि अगर मैं ये वाला पॉइंट मान रही हूँ 1 2, हाँ ले सकते हैं यहाँ पर भी, कैसे ले सकते हैं, देखो क्योंकि ये जो 1 2 पॉइंट अगर मैं ये वाला पॉइंट मान रही हूँ तो वो दोनों सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब इस सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एक बार पुट करके देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहे हैं तो सेटिस्फाई, तो मैं ले सकती हूँ ये पॉइंट। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँगी कि अगर हम ये सर्कल के पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई ना करता तब मेरे पास क्या कंडीशन आती। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो चलो हम ये तो इतना तो क्लियर है हमें कि हम ये वाला पॉइंट ले सकते हैं 1 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसकी इक्वेशन, या फिर आप क्या करो, इन्होंने कुछ ना कुछ कंडीशंस दी है, एक रिलेशन बन जाएगा अपने पास। करें अब इसको सॉल्व। हमें दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, 90 डिग्री ट्रायंगल, यानी ये डिस्टेंस का मतलब हो गया x² प्लस y², किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x - 1² प्लस y - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, x² प्लस 1 - 2x प्लस y² प्लस 4 - 4x। x² y² तो हो गया कैंसिल अपना। ठीक है, तो क्या बची इक्वेशन, -2x उधर ले जाएं प्लस 2x हो जाएगा, ये 4y आएगा। ठीक है, -4 उधर ले गए हम, 4y आ जाएगा प्लस का, और प्लस का 8 और एक 9, तो उधर जाके -9 = 0। ठीक है, यही ऑप्शन में दे रखा है हमें, तो ये हमारी क्या होगी, लोकस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अगर हमें ये बोल देना कि दो सर्कल्स आपके ऑर्थोगोनली कट हो रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, मान लो इस सर्कल का सेंटर है G1 F1,
इस सर्कल का सेंटर है आपका G2F2, ठीक है। और जिस जनरल इक्वेशन अपनी होती है सर्कल की, ax² प्लस by², एक्चुअली सर्कल में तो a और b सेम ही होते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे G1 F1 सेंटर ले लिया हमने और C1 एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो इसके लिए भी कांस्टेंट टर्म आएगी C1, इसके लिए भी कांस्टेंट टर्म आएगी एक C2। तो दोनों सर्कल्स अगर आपके ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो इनके बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हालांकि ये वैसे भी सॉल्व हो गया हमारा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि आपको दो सर्कल के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी रेडियस मान लो R2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लो आपकी D है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोस थीटा, मान लो थीटा एंगल बन रहा है दोनों सर्कल्स के बीच में, तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, R1² प्लस R2² माइनस D² अपॉन 2R1 R2, ठीक है। ये भी रिजल्ट आपके काम आ सकते हैं। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है ये 115th क्वेश्चन। थैंक यू।